नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गर्ग आपके साथ देहरादून से। और आज बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शीतकालीन यात्रा के लिए जोड़ा जा रहा है, यानी कि शीतकालीन यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा पर आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी कहा जाए कि जिस तरह का प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है, उसकी कहीं ना कहीं सराहना भी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार निर्देश जारी किए गए हैं कि जो शीतकालीन यात्रा है, उस शीतकालीन यात्रा में कहीं ना कहीं जो GMVN के होटल है या फिर का जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। और वहीं देखिएगा कि GMVN होटल में 10% छूट देने की भी बात की गई है। और वहीं आज GMVN के महाप्रबंधक ने बताया है कि कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो GMVN के द्वारा की जा रही हैं, क्योंकि GMVN राफ्टिंग कराने का काम भी कर रहा है, उसके साथ ही ट्रैकिंग का काम भी कर रहा है। और उसके साथ ही जो GMVN के होटल हैं उनमें भी छूट देने की बात महाप्रबंधक ने की है कि जो यात्री कहे जाए या फिर कहा जाए कि जो पर्यटक श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे उनको कहीं ना कहीं GMVN की तरफ से छूट जरूर दी जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि GMVN की तरफ से जो खाने में छूट है यानी कि कैंटीन में छूट है वो भी GMVN की तरफ से दी जा रही है, ताकि इस शीतकालीन जो यात्रा चलाई जा रही है इसको बढ़ावा मिल सके और इससे कहीं ना कहीं जो रोजगार मिल सके। वहीं जो GMVN के महाप्रबंधक हैं दयानंद सरस्वती, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार देने का काम GMVN कर रहा है। क्योंकि जो भी कार्य GMVN के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो कैंटीन का कार्य हो, राफ्टिंग का कार्य हो या ट्रैकिंग का कार्य हो, उसमें कहीं ना कहीं संविदा के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी कहीं ना कहीं लोकल लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड के जो रोजगार है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इससे कहीं ना कहीं पलायन पर भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि पलायन पर जरूर रोक लगेगी, क्योंकि जब रोजगार उनको अपने घरों में मिलेगा लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाने से कहीं ना कहीं कतराएंगे और अपने ही यहाँ पर कहीं ना कहीं रोजगार करते हुए नजर आएंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो शीतकालीन यात्रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चलाई गई है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सराहनीय कार्य उसको लोगों द्वारा भी बताया जा रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज JK24/7 न्यूज देहरादून। लखनऊ नगर निगम की ओर से बढ़ती ठंड को देखते हुए अब नई तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। हाड़ कपा देने वाली ठंड इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और इस ठंड को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ठंड को लेकर के किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सफल प्रयास करते हुए जगह जगह हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, सोलर हीटर लगाने का प्रयास किया है। यानी कि अब वो सोलर हीटर के माध्यम से जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं या जिनके पास स्थायी बसेरा नहीं है, उनको रहने के लिए सोलर हीटर का प्रयोग करेंगे। यानी कि वो सोलर धूप के प्रकाश से दिन भर रोशनी लेंगे और शाम को उसी से हीट करने का कार्य करेंगे। हीटर की इस कार्य से कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिलेगी ही, लेकिन ये एक अनूठी और एक नई पहल होगी जो पहली बार कहीं पर इस प्रकार की पहल की जा रही होगी। राजधानी लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने लगातार इन बसों का निरीक्षण भी किया। साथ ही साथ नगर विकास AK शर्मा ने भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह स्थायी रूप से पाया गया कि लकड़ियों के जलने यानी कि अलाव के जलने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो सहूलियत नहीं मिल पा रही। इसलिए इस समस्या को देखते हुए अब जाकर के ये प्रयास किए गए हैं कि किसी भी सूरत में हर व्यक्ति को ठंड से बचाया जा सके, जिसको देखते हुए अब सोलर हीटर का प्रयास किया जा रहा है। ये सोलर हीटर आखिरकार किस कदर काम करेगा यह जब लगेंगे राजधानी लखनऊ में तभी समझ आएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अगर बात करें तो लखनऊ में सोलर हीटर लगाया जा रहा है जिससे आम राहगीरों को राहत मिले। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़ लखनऊ। महाराष्ट्र में बीजेपी को दूसरी पार्टी से नेता और कार्यकर्ताओं का इनकमिंग करवाना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके चलते अब पुणे से बीजेपी में घरेलू नाराजगी देखने को मिल रही है। पुणे कंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी पदाधिकारियों ने
सीधे फ्लेक्स लगा करके अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। कंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र के महासचिव विशाल दरेकर ने इनोवेटिव तरीके से फ्लेक्स लगाए हैं, जिस पर लिखा है दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह एहसास रहे जब दोस्त बने तो शर्मिंदा न हो। पुणे में उद्धव ठाकरे गुट के 5 नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो गए। इस एंट्री के साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच की दरार अब पॉलिटिकल फ्लेक्स के जरिए सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि जिन्होंने पिछले 5 साल में पीएम नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की और विरोध किया था, यही लोग अपना घर बचाने के लिए बीजेपी में आ रहे हैं। एक तरफ विधानसभा चुनाव में मिली हार से महाविकास आघाड़ी हताश हो गई है, वहीं दूसरी ओर सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाली उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना, उसको भी बड़ा झटका लगा है। पुणे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावलकुले की उपस्थिति में मुंबई के बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय में ठाकरे सेना के नगर सेवक बीजेपी में शामिल हुए। इसमें पूर्व नगर सेवक विशाल धनवाड़े, बाला साहेब ओसवाल, संगीता धोसर, पल्लवी जावले और प्राची अलहट का नाम शामिल है। ठाकरे समूह के पदाधिकारियों ने बीजेपी में प्रवेश ऐसे वक्त किया जबकि महानगर निगम, नगर निगम, जिला परिषद के रुके हुए चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटना लाजमी है। कहा जा रहा है कि जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई साल पार्टी में मेहनत की और अब कुछ मौका मिलना था, तब दूसरे दल से लाकर किसी और को सर पर बिठा दिया गया। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने अंदर पड़ रही दरार को कैसे संभालती है। पार्टी वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ मैं हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर और देहरादून से मैं आपके साथ हूँ संचित शर्मा। और आज की बड़ी खबर ये है कि देहरादून के अंदर जो नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, उसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों की जो धड़कन है वो भी तेज़ होती जा रही है, क्योंकि आए दिन जो प्रत्याशियों की ऊपर जो प्रेशर है जनता को मनाने का या कहें कि अपनी तरफ वोट खींचने का, वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव को लेकर के इतना समय बीत गया और अब नगर निगम के जब चुनाव होने जा रहे हैं तो उसको लेकर के लगातार जो प्रत्याशियों के जो उम्मीदें हैं और जो जनता की अगर हम बात करें तो जनता भी इस बार नगर निगम के चुनाव में जो अपने प्रत्याशियों को देख रही है, उनकी उम्मीदें कुछ अलग है। क्योंकि बात करें अगर हम देहरादून की, तो देहरादून का जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से बदल रहा है और उसको देखते हुए नगर निगम का जो मेयर होगा और जो पार्षद होंगे उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार कुछ बेहतरी करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। साथ ही साथ जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि उत्तराखंड के अंदर जिन लोगों को मेयर की दावेदारी कर रहे थे और जिन लोगों ने मेयर की दावेदारी में पार्टी के जो कैंडिडेट जिनको प्रत्याशी बनाया गया उनका समर्थन करने के लिए बैठ गए हैं, वो निर्दलीय नहीं लड़े, उनको भी एडजस्ट करने का काम चुनाव के बाद सरकार कर सकती है। क्योंकि कुछ आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो प्रत्याशी थे या कहें कि जो उम्मीदवार जो थे वो उम्मीद जता रहे थे कि जब पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, निश्चित तौर पर एडजस्ट करेगी। और अभी इन्हीं सभी चीज़ों को देख करके मुख्यमंत्री द्वारा जो खबर आई है वो ये है कि चुनाव के बाद माना जा रहा है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सियां खाली पड़ी है उनसे कुछ कार्यकर्ताओं को नवाजा जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो नगर निगम के चुनाव का नतीजा होगा उसके बाद क्या कुछ समीकरण बनते हैं और किन लोगों को उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। देश की सबसे पुरानी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी तकरीबन 5 दशक बाद अपना मुख्यालय बदलने जा रही है।
जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय अब 24 अकबर रोड से बदलकर नया मुख्यालय होगा और वो होगा 9A कोटला मार्ग, जहां पर हमारी मौजूदगी है। आप ये देख सकते हैं इस वक्त जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, ये होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का नया पता। और भाजपा की ही तर्ज पर दिल्ली में अब अपना नया नेशनल हेडक्वार्टर यानी राष्ट्रीय मुख्यालय कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर लिया है, जो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये है 9A कोटला मार्ग पर। और आपको इसकी जानकारी दे दें कि ये जो मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी, इसमें शिफ्ट भी होने जा रही है। जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल द्वारा ये जानकारी दी गई है ट्वीट करके कि कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय ये 9A जो कोटला मार्ग है यही होने वाला है। और इसका उद्घाटन 15 जनवरी को खुद जो कांग्रेस की जो है पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं सोनिया गांधी, वो इस जो है कहीं ना कहीं मुख्यालय का जो है वो उद्घाटन करेंगी। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो मुख्यालय है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो तैयार किया गया है। और 15 जनवरी को सुबह 10 बजे यहाँ पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी यहाँ पर होंगे और कांग्रेस के संसदीय दल की नेता जो अध्यक्ष हैं सोनिया साथ तमाम जो उनके नेता हैं उनकी मौजूदगी में जो कांग्रेस का AICC है उसका नया उद्घाटन जो आप सामने देख रहे हैं, नई बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो करने जा रही हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस के जितने भी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी जो ऑफिस होगा, उनका जो नया पता होगा वो कांग्रेस का यही मुख्यालय होगा जो आप देख रहे हैं, जिसके हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो नया मुख्यालय बनाया गया है इसको फुल हाईटेक करके बनाया गया है। सिक्योरिटी के लिहाजे से भी आप बात कर सकते हैं और आधुनिक की भी आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो मुख्यालय बनाया गया है। इसके अंदर जो आप सुविधाओं की बात करेंगे तो सारी सुविधाएं इसके अंदर जो है वो ये नया मुख्यालय जो है सारी सुविधाओं से जो है वो लैस रहेगा। और बताया जा रहा है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जो उनमें सारी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधा कांग्रेस के इस मुख्यालय में अब जो है कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही पहले जो सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद जो है सारे तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के 24 अकबर रोड से शिफ्ट होके यहीं पर ही बैठा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। देश अभी कोरोना संक्रमण से उभर भी नहीं पाया था कि देश में एक बहुत बड़ा एक संक्रमण आने की आ चुका है। आपको बता दें कि 2018 में चीन से ही भारत में कोरोना संक्रमण का शुरुआत हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में भारत में लोगों की मृत्यु हुई थी। एक बार फिर से चीन से ही HMPV नामक एक संक्रमण अपने देश में देशवासियों को रुलाने लगी है। आपको बता दें कि ये संक्रमण 6 दिसंबर को भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु में पाया गया, जिसके बाद धीरे 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को महाराष्ट्र में भी ये संक्रमण पहुंच चुका है। देखा जा रहा है कि इसका लक्षण जो है कोरोना के जैसा ही मिलता जुलता ये इसमें लक्षण पाया जाता है, जिसमें कोरोना में जिस प्रकार से लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार होता था, उसी प्रकार इस PVI संक्रमण में भी लोगों को सर्दी, खांसी एवं बुखार शुरुआती दौर में पता चलता है। डॉक्टरों का कहना है कि ये संक्रमण कोरोना जैसे ही मिलता जुलता है और इसका लक्षण वही है। इससे बचाव का उपाय भी जिस प्रकार कोरोना में लोग संक्रमित से दूर रहते थे और अपने आप को घर में आइसोलेट करते थे, उसी प्रकार से इस बीमारी में भी बचाव के लिए लोग सुबह घर से निकलें तो अपने हाथ से साबुन से हाथ धोएं, संक्रमित लोगों से दूर रहें एवं मास्क लगाकर घूमना चाहिए। आपको बता दें कि 2018 में इस रोग से करीब 18,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसको देखते हुए आज ये भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि इस संक्रमण को बचाव के लिए और जांच की सुविधा पूरे देश के हर राज्यों में किया जा सके। आपको बता दें कि ये कोरोना जैसी बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी और केंद्र सरकार इस पर शीघ्र ही इस पर जाँच करने के आदेश सभी राज्यों को दे रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना।
नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। आप हमारी खास पेशकश सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। सिटी रिपोर्टर में आज दिल्ली की अहम खबर है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। हालांकि वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमें भी प्रधानमंत्री का घर देखने की इजाज़त देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो डमी मॉडल बीजेपी जनता को दिखा रही है वैसा वो घर नहीं है। उसके अंदर ना कोई सोने की टॉयलेट लगाई गई है और ना ही जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है इस तरह की कोई चीज़ उसमें दिखाई गई है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि उस घर को मीडिया के लिए खोल देना चाहिए और मीडिया जाकर के वहाँ पर देखे कि आखिर जो बीजेपी डमी मॉडल दिखा रही है क्या वो सच है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का ये भी दावा है कि जिस तरह का शीश महल बनाया गया है उस शीश महल के अंदर सोने की टॉयलेट और पर्दे विदेशों से मंगा के लगाए गए हैं। जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल दावा किया करते थे कि वो सिर्फ एक रूम के फ्लैट में रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे या किसी तरह की ऐसी सुविधा नहीं लेंगे जो किसी मुख्यमंत्री ने लेकर देश का पैसा बर्बाद किया हो, वो कभी नहीं लेंगे। बीजेपी दावा कर रही है लेकिन वो तमाम सुविधाएं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहते हुए की है। वहीं बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि शीश महल बनाने के लिए यानी कि वो घर जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने वहां के आसपास के घरों को तुड़वा करके उसका जो परिक्षेत्र था वो बढ़वाया था, वो इसीलिए बढ़वाया था जिससे वो आराम के साथ उन इलाकों के अंदर रह सके, उस घर के अंदर रह सके। बीजेपी दावा कर रही है कि इस शीश महल के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए बार सहित तमाम ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो बेहद खूबसूरत बनाई गई हैं और जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि अगर ये घर आम जनता के लिए खोल दिया जाए तो इस घर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। आज सिटी रिपोर्टर में उत्तर प्रदेश की सियासी खबरों में से सबसे बड़ी खबर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अयोध्या से अवधेश प्रसाद समाजवादी के टिकट से सांसद चुन के आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें बड़ी शर्म आई क्योंकि अयोध्या ही केंद्र बिंदु था भारतीय जनता पार्टी की सियासत का, वहाँ राम मंदिर का मुद्दा था और वहीं से भारतीय जनता पार्टी हार गई, जिसमें नेशनल मीडिया से लेके इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। अब नई खबर समाजवादी पार्टी के गुटबाजी की आ रही है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से कई वर्षों से कई बार के विधायक हैं और उसके बाद अब की बार उपचुनाव की 5 तारीख की जब से डेट अनाउंस हुई है तब से अवधेश प्रसाद अपने बेटे को टिकट दिलवाने में लग गए हैं, जिसको लेकर वहां के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और जो भी जिला टीम के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो नाराज़ हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को लिखित तौर पर और मौखिक तौर पर शिकायत की कि कब तक हम लोग इंतज़ार में रहेंगे, आखिर हमारा कब नंबर आएगा, हमें कब टिकट मिलेगा और हम कब विधायक बनेंगे और कब विधायकी चुनाव लड़ेंगे। अवधेश प्रसाद ने जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था वहां पर उन्होंने वादा किया था कि मिल्कीपुर सीट जब खाली होगी तो कोई ना कोई दूसरा समाजवादी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता उम्मीदवार होगा, मगर फिर बाप के दिल में आखिरकार बेटे की मोहब्बत आ ही जाती है। ये सियासत के दांवपेच में वहीं अखिलेश यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जिला कमेटी के बीच में और अवधेश प्रसाद के बीच में कैसे तालमेल बैठाया जाए, किस तरह से इस लड़ाई को सुलझाया जाए। और हाल ही में अरविंद सिंह गोप को उन्होंने मध्यस्थता करने के लिए डाला है। अब देखने वाली बात है 1-2 दिन के अंदर जिला टीम में और अवधेश प्रसाद में जो वार्तालाप और खींचातान चल रही है टिकट को लेकर, वो कब इस पे विराम लगता है और कौन सा उम्मीदवार आखिरकार मिल्कीपुर सीट से टिकट पाता है। क्या अवधेश प्रसाद अपने बेटे को टिकट दिलवाने में कामयाब होते हैं या दूसरा समाजवादी पार्टी का नेता जो विरोध कर रहे हैं कि आखिर 20-25 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें भी टिकट मिलेगा, हमने भी मेहनत की, क्या दूसरा कोई दलित चेहरा नहीं उभर सकता अयोध्या से या मिल्कीपुर से। आखिरकार इन लड़ाई के बीच में अखिलेश यादव किस तरह से मध्यस्थता करते हैं, किस तरह से सियासत पे विराम लगाते हैं, यह तो आने वाला कल बताएगा। ऐसा ना हो इस लड़ाई का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी कहीं से की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने भाजपा को उसी की भाषा में पटकनी देने की कोशिश की है जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी समय समय पर चलाती रही है। और ये देखा गया है
कि भाजपा ने इस बात का दावा किया है, जहां सनातन के मुद्दे पर भाजपा कई बार दिल्ली में अलग अलग राज्यों में राजनीति करती दिखाई दी है, लेकिन अब उसी भाषा में आम आदमी पार्टी की भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मंच से आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम सनातन समाज के लोगों के साथ सनातन सेवा समिति का जो है उसका शुभारंभ किया है। ये समिति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी की यूनिट है, वहां सनातन सेवा समिति के तौर पर तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और जो तमाम पुजारी समुदाय के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाई देगी। बहरहाल इस पूरे अगर हम बात करें कालखंड में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी घोषणा की थी कि पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए दिए जाएंगे और यही बड़ा कदम है जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी सनातनियों को साधने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इसके राजनीतिक फायदे क्या होंगे और आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश कर रही है, इसका कितना फायदा दिल्ली की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो शुरुआत से ही हनुमान के भक्त रहे हैं और हनुमान जी में उनकी अटूट आस्था है। आम आदमी पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है, किसी समाज विशेष की राजनीति नहीं करती है, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी तमाम सेवाओं पर काम करने का काम आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल ने मंच से तमाम सनातन समुदाय के अलग अलग महामंडलेश्वर और संतों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपने संवाद में भी कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं जो वचन कर रहा हूं उस वचन का पालन करूंगा और दिल्ली की जनता को जो जो वादे मैंने किए हैं उनका पालन किया है। इसी तरीके से जो पुजारियों का मैं आश्वासन दे रहा हूं इसको भी मैं पूरा करने का काम करूंगा। बहरहाल देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल के वादे दिल्ली चुनाव के बाद कितने कारगर सिद्ध होंगे। सुखी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, जी24/7 न्यूज, दिल्ली।